हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 34 और इसमें हम बात करेंगे हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय। देखो, अब तक की हमारी जो चर्चा है लास्ट 3 और 4 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका है, विधायिका है, उसकी चर्चा हम कर चुके। अब आपका न्यायपालिका जुडिशरी वाला जो पार्ट है वह बचा हुआ है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के बारे में समझेंगे कि आखिर उच्चतम न्यायालय से बेसिकली क्या डिफरेंस है। उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, हायरार्की में ये कहां पर आएगा, उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में फर्क के अलावा और क्या ऐसी सिमिलैरिटीज है कि दोनों को बराबर अधिकार है, कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर में क्या चीजें चर्चा में थी, उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। सो स्टेट गवर्नमेंट में अब तक हम बात कर चुके हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद और राज्य विधानमंडल के। आज का आपका जो टॉपिक है वह उच्च न्यायालय को लेकर है। ठीक है, आप अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण की चर्चा करेंगे, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। सो उच्च न्यायालय पर हम आते हैं। अच्छा, एक बात आप सभी को बता दें, बच्चों की एक टेलीग्राम चैनल है @मंजू PW UPSC वाला, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन के लिए और क्लासेस नोट और PDF के लिए। इसके अलावा आप इसको बारकोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें जानना है कि जो उच्च न्यायालय है उसकी संरचना, स्ट्रक्चर आखिर क्या है, कितने न्यायाधीश होंगे, कैसे उनको नियुक्त किया जाता है, उनको कौन नियुक्त करता है। मान लीजिए अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति जो भी नियुक्त करेगा, क्या वह कोई समिति बनाएगा तो उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, जिससे नियुक्त किया जाएगा उसकी क्या योग्यताएं होंगी और जो नियुक्त किया गया उसका क्या कार्यकाल होगा, उन सभी चीजों की हम बात करेंगे। क्या जिसे नियुक्त किया गया उसे हटाया भी जा सकता है, क्या रिमूवल के लिए यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसीजर है या फिर केवल रिमूवल वर्ड है, उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इनके स्थानांतरण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कौन कर सकता है, अगर कर सकता है तो। कार्यकारी, अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की हम बात करेंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आपको याद होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात की थी, जैसे कि प्रारंभिक मूल अधिकारिता और भी बाकी सारी चीजें, अपीलीय अधिकारिता। वैसे ही हम देखेंगे कि आखिर जो हाई कोर्ट है उसके पास क्या क्या क्षेत्रीय अधिकार, क्षेत्राधिकार है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे। अच्छा, अब तक हमने बात की, आप सभी को याद होगा हमने जिस सिस्टम को अपनाया है उसे हम एकीकृत न्यायपालिका कह देते हैं। हमने जाना था कि हमने बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय विधायिका, ये सारी चीजें अपनाई, बट न्यायपालिका हमने कैसी रखी, इंटीग्रेटेड रखी, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका हमने रखी है, जिसके अगर हम टॉप की बात करें तो बेसिकली अपेक्स कोर्ट या शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है और इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसके बाद बेसिकली राज्यों में जो टॉप पर थे, स्टेट में, राज्यों में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। और इसके बाद फिर होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो हमने अब तक जाना था कि एकीकृत इसलिए है क्योंकि जो शीर्ष अदालत के डिसीजन है बेसिकली वो बाकी अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। उच्च अदालत के निर्णय, उच्च अदालत के निर्णय अधीनस्थ पर बाध्यकारी होंगे, अधीनस्थ पर बाध्य होंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि यहां पर बाइंडिंग जो वर्ड है या मैंडेटरी वर्ड जो है वह यूज किया जाएगा। इसके अलावा एक और रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और इसमें यह कहा गया है कि हम निम्न अदालत के विरुद्ध, जो निम्न अदालत ने डिसीजन दिए हैं, हम उसके विरुद्ध जो सुनवाई है वह शीर्ष अदालत से करवा सकते हैं और हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये जो अपील व्यवस्था है और ये जो
निर्णयों का बाध्यकारी होना है, ये दोनों व्यवस्थाएं भारतीय न्यायपालिका को एकीकृत बनाती हैं, इंटीग्रेटेड बनाती हैं। इसका कंपैरिजन जब हम अमेरिका की अदालतों से करते हैं, क्योंकि हमने जिस न्यायपालिका व्यवस्था को अपनाया, आप देखेंगे बहुत कुछ व्यवस्था, चाहे न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, समीक्षा की बात करें, ये सारी व्यवस्थाएं हमने अमेरिका के न्यायपालिका से अपनाई हैं। तो यहाँ पर देखो कि शीर्ष पर, अच्छा एक बात और याद रखना कि बेसिकली यहाँ पर ये जो हायरार्की है वो डायरेक्ट नहीं है। उच्चतम न्यायालय जो है बेसिकली उसके अधीक्षण या नियंत्रण में हाईकोर्ट काम करेंगे, और यहाँ पर जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के अधीक्षण और नियंत्रण और कंट्रोल में अधीनस्थ न्यायालय जो है बेसिकली वह काम करेंगे। ठीक है, तो हमने इस व्यवस्था को पूरी तरह से कैसा बनाया हुआ है, इंटीग्रेटेड बनाया हुआ है, जुड़ा हुआ बनाया है, अलग नहीं है ये। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राज्यों का उच्च न्यायालय, उसके निर्णय और चीजें, विधियां अलग हैं, और जो संघ का न्यायालय है वहां पर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट कहे, उसके बेसिकली जो डिसीजन है वह अलग है। वो दोनों अलग अलग तरीके के डिसीजन दे सकते हैं, उनकी विधियां अलग अलग हैं, है ना। वहां का सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, तो वहां की जो हम देखेंगे कि बेसिकली जुडिशरी भी है वह बेसिकली कैसी है, डुअल है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल या फिर हम कहें इंटीग्रेटेड एकीकृत न्यायपालिका है। और एकीकृत न्यायपालिका कैसे है कि हमने पिरामिडिकल स्ट्रक्चर जो है वह उसको अपनाया है। कैसे, तो हमारे यहाँ बेसिकली न्यायिक व्यवस्था में जब आप हायरार्की में चीजों को जमाते हैं, उसमें आपको एक पिरामिड व्यवस्था दिखाई देती है कि उच्चतम न्यायालय के अधीन, राज्यों के अधीन शब्द ही आएगा। याद रखो, जब हमने केंद्र और राज्यों की बात की थी तब हमने जाना था कि केंद्रों के अधीन राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फेडरल व्यवस्था को अपनाया जिसमें 2 सरकारें होंगी, और उसमें दूसरी जो सरकार है उसके पास संवैधानिक शक्तियां हैं। मतलब जो शक्तियां संविधान ने दी है वो उसको उस विषय पे, जैसे कि राज्य सूची पे राज्य सरकार विषय नियम बना सकता है। लेकिन हमारी जो न्यायपालिका की व्यवस्था है उसमें अधीन शब्द आएगा कि उच्चतम न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, अच्छा तो हम देखेंगे कि बेसिकली राज्य की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, राज्य न्याय प्रशासन में, राज्य न्याय प्रशासन में, राज्य न्याय प्रशासन में सर्वोच्च होगा हाई कोर्ट। सर्वोच्च क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। हेड ऑफ द जुडिशरी इन द स्टेट, हेड ऑफ द जुडिशरी इन द स्टेट। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये कहूं कि बेसिकली इसकी जो लिमिट है वो कहां तक होगी, सुप्रीम कोर्ट मान लो जो डिसीजन दे रहा है, या इसकी सीमाएं क्या होगी, इसके निर्णयों की बेसिकली लिमिट क्या होगी, तो कहा जाता है कि जो लिमिट बेसिकली किसी राज्य की होगी, मान लीजिए ये अगर राज्य की लिमिट है तो यही लिमिट किसे फॉलो करनी होगी, यही लिमिट हाई कोर्ट को भी फॉलो करनी होगी, जब तक कि इसके बारे में इफ बट का प्रावधान पार्लियामेंट के द्वारा ना कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द स्टेट, यही लिमिट होगी बेसिकली हाई कोर्ट की। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं आगे और कुछ बातों को और समझते हैं। तो हमने अब तक जाना कि बेसिकली समेकित न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट है, और उसके बाद फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट, और राज्य में शीर्ष पर है आपका हाई कोर्ट, है ना। ये बेसिकली टॉप हायरार्की में आएगा स्टेट के जुडिशरी में। एंड इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा आपको पता है कि सबसे पहले आखिर कहां पर जो हाई कोर्ट्स हैं वह बने थे? सबसे पहले 3 हाई कोर्ट अस्तित्व में आए थे। ये 3 हाई कोर्ट कौन कौन से थे? आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कलकत्ता, आपको पता होगा कलकत्ता हमारा पहले सुप्रीम कोर्ट भी था, फिर बाद में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था उसको। कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ठीक है, ये बात है 1862 की। फिर 1866 की अगर हम बात करेंगे, चौथा जो हाई कोर्ट आया वो इलाहाबाद में आया, या हम प्रयागराज कह दें, अब तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, है ना। तो चौथा जो हाई कोर्ट आया वो कहां पर आया? प्रयागराज में आया।
तो देखो ब्रिटिश भारत के दौरान जब हाई कोर्ट्स बनाए जाते थे, तब बेसिकली प्रत्येक प्रांत का एक हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है वह की गई थी, है ना। प्रत्येक, अगर हम बड़े प्रांतों की बात करें तो उसमें यह व्यवस्था बेसिकली की गई थी। सो हाई कोर्ट की ये बात आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, है ना, कि बेसिकली हम फर्स्ट देखेंगे तो जो पहले 3 प्रेसिडेंसीज थी उस वक्त कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, है ना। यहाँ पर 1862 में जो हाई कोर्ट्स हैं बेसिकली वह बनाए गए थे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब आप दिल्ली की बात करेंगे तो बेसिकली दिल्ली का जो हाई कोर्ट है 1966 में अस्तित्व में आया। करंटली हम देखेंगे तो 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में, 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, 25 हाई कोर्ट हैं। अच्छा, एक बात याद रखो, 25 हाई कोर्ट है, लेकिन हमारे स्टेट और यूटीज की बात करें, हम इन दोनों की काउंटिंग करेंगे तब इन 25 से ज्यादा है। तब ऐसे में ये पॉसिबिलिटी तो हो गई ना, ये तो हमें पता चल गया कि बेसिकली हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वह ज्यादा है और नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कम है। तो देखो, ब्रिटिश भारत के दौरान क्या किया गया था कि कोशिश की गई थी कि एक प्रांत में एक हाई कोर्ट हो। तो वैसे अगर हम देखेंगे कि कितने हाई कोर्ट होते हैं तो कहा जाता है कि एक स्टेट और एक हाई कोर्ट, ये प्रावधान किया गया संविधान में शुरुआत में। एक राज्य होगा उसमें एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। लेकिन देखो, इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो मूल संविधान में तो यही कहा गया था कि एक राज्य, है ना, एक राज्य और एक हाई कोर्ट होगा, यही कहा गया था। आगे जाके जब 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तब ये कहा गया कि 2 स्टेट का या 2 से अधिक स्टेट का एक हाई कोर्ट भी बेसिकली हो सकता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स बताती हूं जिनका बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वह एक से ज्यादा स्टेट का है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि जो आपका केरला हाई कोर्ट है, अगर मैं केरला स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे केरला का अपना हाई कोर्ट भी है, ठीक है, केरला का हाई कोर्ट है तो केरला का ज्यूरिसडिक्शन हो गया। इसके अलावा जब हम लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप जो आपका यूटी, लक्षद्वीप तो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस केंद्र शासित प्रदेश का बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वह कहाँ पर है, केरला में है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर हम कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करेंगे तो कलकत्ता हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एरिया पश्चिम बंगाल का कलकत्ता में हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन इसके अलावा अगर हम अंडमान एंड निकोबार यूटी की बात करें तो अंडमान का बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वह कहाँ पर है, कलकत्ता में। इसके अलावा देखो, अगर मैं आपसे मुंबई, पहले बंबई हुआ करता था फिर मुंबई हो गया, अगर मैं मुंबई हाई कोर्ट की बात करूं तो देखो, ध्यान से देखना, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, है ना, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप। तो बेसिकली इन तीनों का जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है वह क्या है, मुंबई में है। इसी तरह से अगर हम मद्रास या चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु और पांडिचेरी। अगर हम सभी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, वर्तमान में देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज हैं, और केंद्र सीधे ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में होते हैं। डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति यहां पर शासन करते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर शासन करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कि बेसिकली हम देखेंगे कि सभी 8 यूटीज में अगर हम कहेंगे केवल जिसका केवल अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ना तो उसके ज्यूरिसडिक्शन एरिया में कोई आ रहा है और ना ही वो किसी के ज्यूरिसडिक्शन एरिया में आया, तो दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट है। अब आप कहेंगे कि मैम जम्मू कश्मीर का भी है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जब 2019 में इसके विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट है और लद्दाख का हाई कोर्ट का जो एरिया होगा वह जम्मू कश्मीरी ज्यूरिसडिक्शन एरिया है ना, वही आपका लद्दाख का भी हाई कोर्ट होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे तो दिल्ली का केवल अपना एक उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट है। क्लियर है इतना? आगे हम देखेंगे कि बेसिकली हमने देखा कि वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है ना। एक बात और कि अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो इसकी चर्चा बेसिकली जो संविधान है उसमें कहां पर की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 6 में। और अगर मैं आपसे आर्टिकल बताऊं तो आर्टिकल 213 से लेके
आर्टिकल 214 से लेके 214 होगा 214 से लेके आर्टिकल 231 तक बेसिकली हाई कोर्ट के बारे में क्या संरचना होगी, कैसे नियुक्ति होगी, क्या योग्यताएं होगी, कार्यकाल, निष्कासन स्थान, मतलब इन सभी चीजों के बारे में जो वर्णन है आपको 214 से लेके 231 तक बेसिकली मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखो आगे मैं आपसे संरचना की बात करूंगी, यहां से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, फिर कार्यकाल निष्कासन, फिर रिमूवल की बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन होगा, कार्यकारी अतिरिक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश, फिर उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की बात करेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, इसके क्षेत्र अधिकार और एक क्वेश्चन है ना, ये आज की क्लास में आपका कराया जाएगा। चलिए सो आगे हम बात करेंगे कि बेसिकली जब हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो यहां पर बेसिकली इसकी जो संरचना है वह क्या होगी, संरचना क्या होगी, इसमें कितने जजेस होंगे, किस तरीके से उनका चुनाव किया जाएगा, इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम इसकी संरचना की बात करेंगे कि आखिर इसमें जो जजेस है वह कितने होंगे। पहले हम संरचना की बात कर ले, संरचना और नियुक्ति की, है ना। चलो फिर योग्यताओं पे आएंगे। तो संरचना में कहा जाता है, देखो एक तो एटलीस्ट चीफ जस्टिस होगा ही, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, केवल HC लिखूंगी समझ जाओगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम नहीं बोल रही हूं, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखेंगे और कौन कौन होगा और कितने होंगे, जैसे कि अगर हम देखें कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक संख्या तय कर दी गई है ना, 2019 के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया गया। पर वर्तमान में अगर हम उच्च न्यायालयों की बात करें तो बेसिकली अलग अलग राज्यों की कंडीशन के आधार पर ये जो संख्या है वह कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये कम ज्यादा करने का जो बेसिकली अगर हम प्रावधान की बात करें कि प्लस अन्य कितने न्यायाधीश होंगे, उच्च की तो हमने बात कर ली, बट अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, अन्य न्यायाधीशों की संख्या बाकी और कितने होंगे, तो यहां पर अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जानते हैं कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार करेंगे, राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार करेंगे, साथ ही राज्य की आवश्यकता अनुसार करेंगे, राज्य की आवश्यकता अनुसार करेंगे कि आखिर कितने जो न्यायाधीश है वह, देखो एक तो होगा ही, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो होगा ही, इसके अलावा और कितने अन्य न्यायाधीश होंगे इस बात को बेसिकली राष्ट्रपति बताएंगे, और संविधान ने नहीं बताया है, ये बात भी अब राष्ट्रपति बताएंगे, तभी तो इसमें कहा कि बेसिकली संविधान ने नहीं बताया है इस बात को, संविधान ने नहीं बताया है, सिंपल यही शब्दों में लिखो, संविधान ने नहीं बताया है ना, कि अन्य न्यायाधीश बेसिकली कितने होंगे। साथ ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि संविधान ने उच्च न्यायालय के क्या अधिकार होंगे, क्या कार्यक्षेत्र होंगे, क्या इसकी स्थिति होगी, उसका भी विस्तृत वर्णन नहीं किया। अच्छा देखो, जब हमने ये कहा कि हमने संसदीय कार्यपालिका या फिर जिस तरह की हमने व्यवस्था केंद्र में अपनाई वही व्यवस्था हमने राज्य के लिए अपना ली, तो ठीक क्या करते हैं कि राज्यों के लिए जब हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तब हम सीधा कह देते हैं कि केंद्र के समान होगी। ठीक वैसी ही कुछ व्यवस्थाएं हमने उच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ी है कि ठीक जैसी व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के लिए थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए थी, ठीक वैसी ही व्यवस्था हाई कोर्ट के लिए भी होंगी। तो इसमें बहुत विस्तृत जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं किए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि बेसिकली ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि इसमें जो बेसिकली नियुक्ति है वह कैसे की जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक बड़ा ही विवादित विषय रहा, पता है आपको, अभी मैं इसके बारे में करंट अफेयर से आपको जोड़ के पढ़ाऊंगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट को लेके ना केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, एक बेसिकली हम कहें कि एक असंतोष जो है बेसिकली वह बना हुआ है वर्तमान व्यवस्था को लेके। तो जब हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करेंगे
वैसे तो देखो ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसी हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए व्यवस्था अपनाई है, लगभग वैसी ही व्यवस्था हमने क्या किया है, हाई कोर्ट के लिए भी अपना ली। तो सुप्रीम कोर्ट के जब हम जजेस की बात कर रहे थे तब हमने एक सिंपल टर्म देखा था कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अब किसकी सलाह मशवरे से की जाएगी, कैसे की जाएगी, वो बात अलग है। बट आप अगर फर्स्ट फेज में इस बात को पढ़ेंगे तो आपको हर जगह यही लिखा मिल जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली जो नियुक्ति है वह की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इनका बेसिकली जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वह कौन करेगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा। और ये कैसे की जाएगी, सीजेआई के परामर्श से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन है वर्तमान में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से बेसिकली मतलब कौन किसे बनाए, तो एक परामर्श जो है वह किसका लगेगा, उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होगा उसे ही तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, हमारे जुडिशरी में सबसे टॉप का अधिकारी जो होता है। तो देखो बेसिकली, अच्छा एक बात और, मैंने आपको याद होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि बेसिकली सीजेआई जो है वो और उनके साथ कुछ अन्य जो न्यायाधीश है वो साथ में मिलकर एक बहुमत जो है वह बना लेते हैं, एक जो लिस्ट है वह बना लेते हैं और वो लिस्ट बेसिकली सौंप देते हैं केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, और वहां पे जो राष्ट्रपति है बेसिकली फाइनल अथॉरिटी होती है केंद्र सरकार की कि वह उनको नियुक्त कर दे। हालांकि नियुक्त उन्हें ही करेगी जैसे सीजेआई और उनके साथ जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उन्होंने सिफारिश की है, और एक बहुमत, एक जो ये निर्णय लेते हैं ना वो बहुमत के आधार पर लेंगे। ये जो इस तरफ की व्यवस्था है ना कि यहाँ पर सीजेआई जो है वो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य वरिष्ठतम जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनके साथ मिलकर। तो यहां पर क्या केवल सीजेआई के कहने से काम हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तो यहां पर देखो एक केस मैं आपको बताती हूं, इसके पहले हम इस केस को पढ़ चुके हैं लेकिन यहां पर भी हम देख लेते हैं। तीसरा न्यायाधीश मामला, तीसरा न्यायाधीश मामला, तीसरा न्यायाधीश मामला। ठीक है, अब देखो बेसिकली इस मामले में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति जो ये परामर्श ले रहे हैं ना सीजेआई से, राष्ट्रपति जो यहां पर ये परामर्श ले रहे हैं, इस परामर्श शब्द पर एक विवाद था, उसको कुछ डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें यह कहा कि क्या केवल सीजेआई की ही, केवल अगर अकेले जो सीजेआई है वो केवल अगर निर्णय दे दे, वो केवल अगर किसी व्यक्ति का नाम बता दे तो उसको न्यायाधीश बना देना चाहिए, या फिर वो किसी अन्य से पूछता, अन्य से परामर्श करके ही इस चीज को तय करेंगे। तो देखो अगर हम देखेंगे तो तीसरा न्यायाधीश मामला में यह कहा गया था कि जो सीजेआई है बेसिकली वह क्या करेंगे, 2 जजेस के साथ 2 अन्य न्यायाधीश। इसमें कहा गया था कि सीजेआई के परामर्श का मतलब है सीजेआई और 2 अन्य न्यायाधीश, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, 2 अन्य न्यायाधीश, है ना, बेसिकली इनके साथ परामर्श करके, तो इनका एक जो कंबाइंड परामर्श है उसको राष्ट्रपति एज अ परामर्श मानेंगे। केवल सीजेआई का हम कहें कि अगर इनका सोल ओपिनियन है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंसल्टेशन। अगर सीजेआई का केवल सीजेआई ही बेसिकली अगर जो है वह नाम बता रहे हैं कि किसे जज बनाया जाना चाहिए, तो उसे हम संवैधानिक परामर्श नहीं कहेंगे। तो संविधान के अनुसार भी संवैधानिक परामर्श क्या होगा कि जो सीजेआई और 2 न्यायाधीशों के द्वारा बेसिकली जो ओपिनियन है वह कहा जाएगा। ठीक है, सो सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, इनका जो कंसल्टेशन है वो एक प्लूरैलिटी पर बेस होगा। तो इनका परामर्श का मतलब क्या होगा, एक बहुमत वाला फैसला जो सबका होगा। ठीक है, किस पे बेस होगा, प्लूरैलिटी पर बेस होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो कि मान लीजिए केवल अगर सीजेआई ही इस परामर्श को दे दे तो इनका जो सोल ओपिनियन है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन।
कॉन्स्टिट्यूट कंसल्टेशन। ठीक है, तो इसे संवैधानिक परामर्श जो है वह नहीं माना जाएगा अगर केवल और केवल जो सीजेआई है वही केवल यहां पे परामर्श दे रहे हैं। साथ ही देखो कि यूनियन ऑफ इंडिया की फाइनल अथॉरिटी होगी, है ना। अगर हम ये कहें तो जो केंद्र सरकार है, द यूनियन ऑफ इंडिया फाइनल अथॉरिटी होगी नियुक्ति में, है ना। फाइनल अथॉरिटी, अंतिम बेसिकली अगर हम कहें अंतिम अधिकारिता किसके पास है तो वह केंद्र सरकार के पास है कि बेसिकली किसे नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ पर हमने तीसरा न्यायाधीश मामला पढ़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो डिसीजन लिया जाएगा जिसे बेसिकली नियुक्त किया जा रहा है उसे प्लूरैलिटी या बहुमत के सिद्धांत पर, और बहुमत में शामिल होंगे केवल सीजेआई का परामर्श नहीं बल्कि सीजेआई के अलावा 2 अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है इन ये मिलकर जब परामर्श देंगे वो राष्ट्रपति के लिए बेसिकली संवैधानिक परामर्श होगा। केवल इनका सोल ओपिनियन जो है वह संवैधानिक परामर्श के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो एक व्यवस्था जिससे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, सुप्रीम कोर्ट का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने उसमें पढ़ा था एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना, कि 2014 में क्या किया गया। बेसिकली आपको पता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है कि सीजेआई और अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वह परामर्श वो डिसाइड करेंगे, तो ये कॉलेजियम पद्धति के बेस पर करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है वो पारदर्शी नहीं थी और आज भी पारदर्शी नहीं है। एक बहुत बड़ा इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन बताती हूं आपको। देखो, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, है ना, मैंने उसको क्वेश्चन में तब्दील किया है, हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसके अनुसार न्यायिक शक्ति सहित अन्य सभी शक्तियां एक आधुनिक संविधान में जवाबदेही के अधीन है। तो इसमें क्या कहा कि न्यायिक शक्तियां भी जवाबदेही के अधीन है और ऐसे में आरटीआई अधिनियम से पूर्णतः छूट खुले न्याय के मूल सिद्धांत को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। व्याख्या कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आपने कॉलेजियम सिस्टम या जो लिस्ट बनी है ना जजेस की, उस पे एक अंकल थ्वेरी जो है वह इल्जाम लगाया जाता है। अंकल थ्वेरी मतलब जो न्यायाधीश है वह क्या कर रहे हैं, केवल अपने ही अपने, मतलब वो जो अंकल साथ में बैठ गए हैं उन्होंने क्या किया कि केवल अपने ही अपने जो हम कहेंगे कि जो रिश्तेदार हैं या फिर जो जान पहचान वाले लोग थे जिनसे संबंध थे उन लोगों को बेसिकली जो नाम है वह आगे जजेस की लिस्ट के लिए बढ़ाए थे। तो पारदर्शिता का अभाव है और अगर आप आरटीआई लगाओगे तो वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी क्योंकि कहा जाएगा कि संविधान के अनुसार बेसिकली गोपनीयता की भी रक्षा जो है वह होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि इससे संविधान और इससे न्यायपालिका को कोई वो नहीं है, न्यायपालिका को कोई हानि नहीं है। बता दिया जाए कि हमने किस बेस पर आखिर जो जजेस हैं उसको हमने नियुक्त किया है, बट ऐसा है नहीं। अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो आपको कॉलेजियम में मतलब किस आधार पर वो जो लिस्ट बनाई गई है वो आपको नहीं बताया जाएगा। और वो क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उसमें पक्षपात किया जाता है। इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था की जगह एक 2014 में एक व्यवस्था की बात की गई थी जिसे कि एनजेएसी कहा गया था। ठीक है, यहां नहीं बताती हूं वरना आप सोचेंगे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है आपका 1919 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लिखते जाइए, साथ साथ में ही नोट्स बनाया करो। अगर नोट्स बनाएंगे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो 99वां जो संविधान संशोधन था 2014, इसमें कहा गया कि बेसिकली जो कॉलेजियम व्यवस्था थी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, कहा कि आप जो कॉलेजियम व्यवस्था अपना रहे हैं इस कॉलेजियम पद्धति की जगह आप क्या करें, आप एक स्वतंत्र आयोग की बात इसमें की गई कि एक स्वतंत्र आयोग होगा और इस आयोग के अनुसार बेसिकली किसे न्यायाधीश बनाया जाना है वो तय किया जाएगा। और कहा कि ये जो स्वतंत्र आयोग होगा इसको नाम दिया एनजेएसी।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यूपीएससी मेंस में इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसने किस तरीके से स्वतंत्रता को बाधित किया है ना, न्यायपालिका की। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और देखो बच्चों, इस आयोग में क्या किया गया, बेसिकली इस पे कहा गया कि एक आयोग होगा, है ना। इस आयोग में हम देखेंगे कि जैसे कि कानून मंत्री है या फिर कई इस तरह के जो मिनिस्टर्स, उसको शामिल कर लिया गया। आप डीपीएसपी में आर्टिकल 50 पढ़ेंगे। आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका को बेसिकली न्यायपालिका के अनावश्यक हस्तक्षेप से रोकने का प्रयास राज्य करेगा। ये राज्य का बेसिकली एक तरह से कर्तव्य उसमें निर्धारित किया गया था। तो क्या हुआ कि बेसिकली इस 99वें संविधान संशोधन और ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, अब आया मामला का सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिकली 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में 2015 में दोनों को असंवैधानिक बता दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित किसे किसे? एक तो 99वां संविधान संशोधन और एनजेएसी। कहा कि बेसिकली ये दोनों किस आधार पर किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि न्यायिक स्वतंत्रता को ये प्रभावित करेंगे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो संविधान की मूल संरचना का अंग है। कारण या आधार क्या दिया कि न्यायपालिका की मूल संरचना को प्रभावित करेंगे। न्यायपालिका की मूल संरचना मतलब स्वतंत्रता, है ना। मूल संरचना में जो स्वतंत्रता है, न्यायिक स्वतंत्रता, ये बेसिकली क्या है? मूल संरचना का अंग है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ये प्रभावित करता है, ये दोनों, या कम करते हैं, इसलिए इन्हें असंवैधानिक जो है बेसिकली उसको घोषित कर दिया। ठीक है। जानते हो बेसिकली इस एनजेएसी का जब संशोधन किया गया, तो इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूं कि आखिर इसमें संशोधन क्या किया गया था। जैसे हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 224 है, आर्टिकल 224 में पहले लिखा हुआ था कि जो प्रेसिडेंट है बेसिकली ये हम देखेंगे कि अपॉइंट करते हैं जजेस को, है ना। और ये जजेस को अपॉइंट कैसे कर रहे थे कि सीजेआई और 2 अन्य न्यायाधीश, मतलब वो कॉलेजियम बन गया। अब यहाँ पर उसकी जगह पर स्थापित कर दिया था एनजेएसी, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया था कि इसमें बेसिकली ये कर दिया था कि प्रेसिडेंट जो है वह किससे परामर्श ले रहे हैं? एनजेएसी से परामर्श ले रहे हैं। ये संशोधन कर दिया। अब जब ये संशोधन कर दिया तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, क्लियर है। इसमें यह कहा कि विद द कंसल्टेशन ऑफ एनजेएसी। तो यहाँ पे याद रखना कि जो 4th जजेस केस आया 2015 में, तीसरा न्यायाधीश मामला तो हमने पढ़ लिया। अब एक और न्यायाधीश केस पढ़ लो। केस के बाद बेसिकली ये तीसरा न्यायाधीश मामला हो गया, है ना। चौथा न्यायाधीश मामला और देख लो। 2015 में चौथा 4th जजेस केस इसको कहा जाता है, चौथा न्यायाधीश मामला। और इस मामले में यह कहा गया कि बेसिकली कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही जो नियुक्ति है वह की जाएगी। इसमें कहा कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा होगी, कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा नियुक्ति। ठीक है, क्लियर है इतना। तो तीसरा न्यायाधीश मामला क्या था, जिसमें कि परामर्श शब्द की बात की गई थी कि प्लुरलिटी होगी, सोल ओपिनियन कंसल्टेशन जो है वह नहीं माना जाएगा। और चौथा न्यायाधीश मामले में ये कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा जो नियुक्ति है वह होगी 2015 में। 2014 में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी, है ना, 1990 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें हमने जाना था कि किस तरीके से एक स्वतंत्र आयोग की बात जो है वह की गई थी, जो कि एनजेईसी था। और इसमें क्या किया गया कि प्रेसिडेंट के लिख दिया कि अब ये जो है वह एनजेईसी
परामर्श करेगा, और ये एनजेईसी परामर्श करना सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो जो है वह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक का आधार जो है वह क्या माना था कि ये बेसिकली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का भाग है। आ गया समझ में? भूलना मत, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलो आओ जरा एक क्वेश्चन देखो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। आपको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश सीजेआई मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों को अंतिम माना जाएगा। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सहमति अनिवार्य नहीं है। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सहमति जो है वह अनिवार्य नहीं है। तो इसमें असत्य कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट और सेकंड इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी असत्य क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा था कि बेसिकली ये जो नियुक्ति करने का निर्णय ले रहे हैं कि जज जो है वह कौन बनेगा, तो सीजेआई ले रहे हैं और प्लस 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये हाई कोर्ट के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो वहां पे 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की बात हो जाती है। अगर यही मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का होता ना, अब देखो ये इसमें अंतर है कि यहां पर क्या हो गया कि बेसिकली सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है बेसिकली इनके द्वारा कॉलेजियम बनेगा। हाई कोर्ट के संदर्भ में 2 से ही काम चल गया। तो बेसिकली और हमने देखा कि बेसिकली इनका जो निर्णय होगा वह कैसे होगा? बहुमत के आधार पर होगा, एक प्लूरैलिटी के आधार पर होगा। प्लूरैलिटी के आधार पर होगा, ठीक है। और अगर ये प्लूरैलिटी के आधार पर है तो बेसिकली 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सहमति क्या है? अनिवार्य है। यहाँ पे क्या लिखा? अनिवार्य नहीं है। ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो गया। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देखो जो कि न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में है। अभी आपका योग्यता, शपथ, वेतन बचा हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो अगर हम योग्यताओं की बात करें, योग्यताएं आखिर क्या होंगी? वह भारत का नागरिक हो, भारत के न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष से काम करने का अनुभव हो, प्रख्यात न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। संविधान जो है वह योग्यताओं के बारे में, देखो सबसे पहली बात तो याद रखना कि जो जज बनेंगे, इन जजेस की मिनिमम एज की अगर हम बात करें, न्यूनतम आयु क्या होगी, इस बात को संविधान ने नहीं बताया। न्यूनतम आयु का वर्णन योग्यता में नहीं है। न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर बताया कि आप जो रिटायर होंगे ना, आपका ये जो रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति होगी वो 62 वर्ष में हो जाएगी। रिटायरमेंट आपका 62 वर्ष में होगा। ये जरूर, पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, फिर एक संविधान संशोधन हुआ, आयु को 62 वर्ष कर दिया, लेकिन न्यूनतम आयु की बात नहीं की गई। अच्छा, मैं आपको कुछ आयु बताती हूँ, जैसे कि आपने कुछ एजेस को सुना होगा अभी तक जो क्लासेस हुई, जैसे कि 18, जैसे कि 21, जैसे कि 25, जैसे कि 30, और एक और एज ग्रुप है 35। 18 आपके वोटर के लिए, 21 क्यों है आप कमेंट करके बताओगे, 25 लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, 30 वर्ष की आयु राज्यसभा के लिए, राज्य विधान परिषद के लिए, और 35 वर्ष की आयु की बात संविधान राज्यपाल और राष्ट्रपति होने के लिए करता है कि न्यूनतम 35 होनी चाहिए। तो ये एज की बात हमने कर ली, लेकिन कहीं भी इसमें हमने न्यायपालिका की बात नहीं की। तो जजेस की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 50 वर्ष का हो कि 25 वर्ष का हो कि 30 का हो, 40 का हो, कुछ नहीं बताया। बस ये जरूर बता दिया कि बेसिकली यहाँ पर जो है वह भारत का नागरिक हो, ये बात सही है। अगर यहाँ पे भी मैं ये लिख दूं कि जन्म से नागरिक हो तो गलत हो जाएगा। भारत का नागरिक हो केवल इतने से काम चल जाएगा। ये बात भी सही है कि भारत के न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष से कम, मतलब 10 वर्ष से लगभग वह काम कर रहा हो, ठीक है। प्रख्यात न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। याद रखना ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 और 2 केवल सही है। अब देखो तीसरा वाला जो है ना, ये अगर कोई प्रख्यात न्यायाधीश है ना,
इसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कंसीडर किया जाता है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट में ये न्यायाधीश बन सकता है। हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये एक अंतर आपको दिखाई देता है कि किसी प्रख्यात न्यायाधीश को बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है वह बनाया जा सकता है, बट हाई कोर्ट के संदर्भ में ऐसा कोई भी जो प्रावधान है बेसिकली वह नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हम योग्यताओं की बात करते हैं तो यहाँ पे ये योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक है 10 साल के। अच्छा, इसके अलावा अगर हम शपथ और वेतन भत्ते की बात भी मैं आपको बता देती हूँ कि शपथ कौन दिलाएगा, वेतन भत्ते क्या होंगे। देखो, शपथ दिलाने का जो काम है बेसिकली एक गवर्नर का है, कि जो गवर्नर है राज्यपाल है, राज्य का राज्यपाल है ना, ये शपथ दिलाएगा। और वेतन भत्ते की बात करेंगे तो ये बताओ, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या विधानमंडल, इन चारों में से कौन बेसिकली तय करेगा। तो इनके हाई कोर्ट के भी जजेस के वेतन भत्ते क्या होंगे, इसका निर्धारण बेसिकली संसद के द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा निर्धारित, संसद के द्वारा निर्धारित जो भी वेतन भत्ते होंगे, संसद के द्वारा निर्धारित जो भी वेतन भत्ते होंगे, ठीक है, वो बेसिकली इनको दिए जाएंगे। तो इसमें पार्लियामेंट की यहाँ पर भूमिका होगी। ठीक है, राज्य विधानमंडल के बारे में ऐसा कोई प्रावधान जो है बेसिकली यहाँ पर नहीं किया गया है। क्लियर है। तो शपथ की हमने बात की कि बेसिकली मान लो राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, जो हमने देखा था कि जो हाई कोर्ट है वह स्टेट में टॉप अथॉरिटी रखता है जुडिशरी के क्षेत्र में, और यहाँ पर जो न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वो पद संभालने के पूर्व जो गवर्नर है बेसिकली राज्यपाल जो है वह शपथ दिलाएंगे, या फिर अगर राज्यपाल अवेलेबल नहीं है मान लीजिए उस काम के लिए, तब राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है वह इस काम को कराएगा। लेकिन ये देखो, ये शपथ किस चीज की लेंगे, तो संविधान की लेंगे, भारत की प्रभुता और अखंडता की शपथ लेंगे, है ना। वह पूरी योग्यता और विवेक से अपना कार्य करेंगे, भय और पक्षपात के बिना। और चौथा है कि संविधान और विधि की मर्यादा रखेंगे। अब चूंकि विधि क्षेत्र, विधि से रिलेटेड ही काम इन्हें करना है ना, तो ऐसे में ये 4 तरह के मतलब 4 पॉइंट है इनकी शपथ में, ये बेसिकली यहां पर लेंगे। क्लियर है। अब देखो, वेतन भत्ते की हमारी बात हो गई कि बेसिकली कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या वेतन भत्ता मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ कुछ जो है वह चेंजेस में किए गए हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जब यहाँ पर हम वेतन भत्ते, सुविधाएं, पेंशन की बात करेंगे तो समय समय पर बेसिकली कौन कर रहा है, सरकार, संसद के द्वारा इस बात को जो निर्धारण है वह किया जाएगा। और साथ ही अगर हम पेंशन की बात करेंगे तो न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, इनको जो पेंशन मिलेगा वो भारत की संचित निधि से मिलेगा, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा, ना कि राज्य की संचित निधि से। ठीक है, तो इनके बेसिकली जो पेंशन है वो पेंशन कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट, तीसरा और चौथा जज केस, 99 संविधान संशोधन, 2 क्वेश्चन देखे, है ना, और हमने एक मेंस का क्वेश्चन भी देखा कि आपको इस तरीके, खैर मैं भी आपको थोड़ा सा, और जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करेंगे तब मैं इसकी व्याख्या कराऊंगी, है ना, फॉर्मेटिंग कराऊंगी। चलो आओ अब हम देखते हैं कि बेसिकली इनका कार्यकाल, निष्कासन और स्थानांतरण जो है वह आखिर कैसे होगा। इनका कार्यकाल कैसे होगा, इनका कार्यकाल क्या है। एक बार जैसे कि अगर नियुक्त होगा ये, तब ये कब तक कार्य करेंगे, ये कब तक कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले हम आयु की बात करेंगे। ठीक है, तो आयु क्या है मैं आपको बता चुकी हूं, 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 62 वर्ष की आयु तक बेसिकली ये जो कार्य है वह करेंगे। और अगर मान लो आयु से संबंधित कोई विवाद है, आयु से संबंधित कोई विवाद है, तो इस विवाद का जो निर्णय है ये राष्ट्रपति करेंगे। इस विवाद का जो निर्णय है वह कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं हमारे। ठीक है, दूसरी बात हम इसमें देखेंगे कि इनका कार्यकाल एक तो इस तरीके से समाप्त हो गया, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि ये बेसिकली त्यागपत्र दे दें, ये त्यागपत्र देकर अपने इस दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। और ये त्यागपत्र देने कहाँ जाएंगे, ये त्यागपत्र बेसिकली राष्ट्रपति को देंगे। ये त्यागपत्र देने कहाँ जा रहे हैं, ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे।
इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर संसद ऐसा चाहे, संसद की सिफारिश पर, अभी हटाने की प्रक्रिया में आएंगे, है ना, लेकिन यहां पर बस थोड़ा सा समझना है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि इसके अलावा मान लीजिए कि ये अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, चूंकि हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई हाईकोर्ट का जज था, ठीक है, हाईकोर्ट का जज था, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वह बन जाता है, तब भी ये हाईकोर्ट के जो जज का जो पद है इसको छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 बातें हमने देखी। पहली बात हमने देखा कि 62 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर ली है तब हो गया, त्यागपत्र दे दिया तब हो गया, संसद सिफारिश करेगी। अब कैसे सिफारिश करेगी, वो रिमूवल प्रोसीजर पर हम आएंगे, तब भी इनका जो कार्यकाल है वह समाप्त हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अगर बन गए हैं तब भी ये अपने पद को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये 4 बातें हमने पढ़ी। ठीक है, तो ये तो तब हुआ जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब आगे हम आएंगे कि उनको हटाया भी जा सकता है, उनका रिमूवल भी किया जा सकता है। उस हटाने की प्रोसेस पर हम आते हैं। ठीक है, उस रिमूवल की प्रोसेस पर हम जाते हैं कि आखिर ये जो कोर्ट के बाहर है वह कैसे निकलेंगे, कोर्ट के बाहर ये कैसे जाएंगे, रिमूवल कैसे होगा। ठीक है, चलिए, तो रिमूवल के लिए देखो प्रक्रिया शुरू बाद में करेंगे। सबसे पहले रिमूवल की बात करें तो हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से। साथ ही याद रखना कि ये जो बेसिकली प्रस्ताव है ये विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होगा। ये विशेष बहुमत से पारित होगा। विशेष बहुमत से, ऐसा जानते हो क्यों किया गया, ऐसा इसलिए कहा गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह बनी रहे। क्योंकि अगर हम इस प्रोसेस को टफ कर देंगे, अगर हम हटाने की प्रक्रिया, आप खुद सोचो कि अगर कोई प्रक्रिया सरल होती तब अगर मन भी करता आपका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तब भी आप वो प्रक्रिया कर देते, लेकिन अगर उस प्रोसीजर को टफ रखा गया है तब आप खुद भी सोचोगे क्या सच में बहुत आवश्यक है, तभी हम उस प्रक्रिया को करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हटाने की प्रक्रिया को टफ करने के पीछे जो मेन रीजन था कि जो न्यायाधीश है बेसिकली वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्यकाल पूरा कर सके, जो भी उनका कार्य समय है वह कर सके, और प्लस उन पर कोई भय या फिर ऐसा डर ना हो कि हमें कभी भी हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल की सुरक्षा उन्हें संविधान में दी गई है, और ये संविधान में सुरक्षा ऐसे ही दी गई है कि उनके हटाने की प्रक्रिया को टफ कर दिया गया है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन ने जब विशेष बहुमत से पारित कर दिया तब, अच्छा इसका कोई ग्राउंड या कोई आधार होगा, किस आधार पर हटाया जा सकता है, कोई ग्राउंड, कोई बेस तो होगा, ग्राउंड या आधार क्या होगा, किस आधार पर इन्हें हटाया जाएगा। जजेस को हटाने का आधार जो होगा वह होगा सिद्ध कदाचार और अक्षमता। वही आधार जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए सिद्ध कदाचार और अक्षमता, वो सक्षम नहीं है अपना पद संभालने में। प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, एंड इनकैपेसिटी बेसिकली इस आधार पर कोई जो जज है उसको हटाने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है वह शुरू करी जाती है। अब देखो कि बेसिकली हटाने की बात तो इतनी संविधान में की गई थी, बट आगे की जो प्रक्रिया है वह एक अधिनियम में दी गई है जिसे कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी हुई है। ठीक है, इस एक्ट में ये जो प्रोसीजर है वह बेसिकली लिखी हुई है। तो प्रोसीजर शुरू करने के लिए सबसे पहले तो देखो कि अगर लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव आता है मान लीजिए,
तो लोकसभा में लगभग 100 मेंबर्स के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगर ये प्रस्ताव हटाने का जो प्रस्ताव है, अगर ये राज्यसभा से शुरू होता है, तब यहाँ पर जो 50 सदस्य हैं राज्यसभा के, ये इस प्रस्ताव को लेकर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हस्ताक्षर कर रहे हैं और ये हस्ताक्षर करने के बाद अपने अपने जो सभापति और अध्यक्ष उनके पास भेजा जाएगा। तो अध्यक्ष और सभापति चाहे तो स्वीकार करें, चाहे तो अस्वीकृत कर दें, ये इनके पास अधिकार है। अध्यक्ष और सभापति के पास बेसिकली स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, लेकिन इनके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर इन्हें लग रहा है कि ये गलत है तो ये अस्वीकृति भी बेसिकली इसमें दे सकते हैं। अब मान लो कि अगर स्वीकृत हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर स्वीकृत हो गया तो एक जांच समिति बनाई जाएगी। ऐसे थोड़ी हटा देंगे भाई, जज है वो। तो एक जांच समिति जो है बेसिकली इसको बनाया जाएगा और तब जाके ये आरोपों के बारे में, जो भी इन पे आरोप लगे हैं, इन आरोपों की जो जांच है बेसिकली है करेगा। अगर समिति आगे जाके ये कह देती है कि हाँ भाई ये जो है वह दोषी है, अगर समिति ने जो रिपोर्ट दी और इसमें जो जज है वह दोषी पाया गया, तो याद रखना इसके बाद अब आ गया कि अब क्या कर रही है जो संसद है, दोनों सदन, संसद द्वारा अब विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पारित होगा। विशेष बहुमत से पारित होगा और इसके बाद राष्ट्रपति आदेश दे देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति आदेश देंगे और जिस दिन से ये आदेश देंगे उस दिन से हटाया माना जाएगा। तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आदेश देंगे और संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से, है ना। आधार भी हमने देख लिया, आधार क्या होगा, प्रक्रिया भी हमने देख ली। तो प्रक्रिया जो है वह अधिनियम 1968 का जो न्यायाधीश जांच अधिनियम है बेसिकली, इसमें इस प्रक्रिया का जो वर्णन है वह किया गया है। क्लियर है? तो हटाने की प्रोसीजर को काफी टफ बनाया गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट है आपका कि जो कि हम स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे। स्थानांतरण के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि आखिर इनका जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है वह कैसे होगा। ठीक है, इनका जो ट्रांसफर है वह कैसे किया जा सकता है। तो देखो, ट्रांसफर के लिए सीजेआई बेसिकली सीजेआई से परामर्श करके राष्ट्रपति करेंगे। सीजेआई से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति एक ऐसा आदेश देंगे, राष्ट्रपति एक ऐसा आदेश देंगे, तब जाके इनको हटाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि क्या ये जो हाई कोर्ट के जजेस का बेसिकली ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या वो एक सजा बतौर किया जा सकता है और क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? दो बातें है ना। तो सीजीआई के परामर्श से बेसिकली स्थानांतरण जो है वह किया जाता है 1977 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ये जो स्थानांतरण है ना, स्थानांतरण ये केवल लोक कल्याण के लिए किया जा सकता है, केवल कि लोगों का इससे कल्याण हो जा रहा है, केवल लोक कल्याण हेतु किया जा सकता है, दंड स्वरूप नहीं। ऐसा नहीं कि आप सजा देना चाहते हैं, सजा बतौर नहीं किया सकता, दंड स्वरूप नहीं किया जा सकता। ठीक है। साथ ही देखो, क्या इस स्थानांतरण का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो वो जो जज है, हाल ही में ऐसा कुछ हुआ भी था कि कहीं के जो जज थे उनका जब ट्रांसफर किया गया तो उन्होंने कहा कि ये दुर्भावनावश किया गया, तो इसकी न्यायिक समीक्षा जो है होनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि न्यायिक व्यवस्था जो है वह आखिर अपनी इतनी इंपॉर्टेंट व्यवस्था को कैसे आखिर जुडिशियल रिव्यू से बाहर रख सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली इसका किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा बेसिकली इसकी की जाएगी। ठीक है। तो याद रखना कि बेसिकली स्थानांतरण का जो निर्णय है, इसकी न्यायिक समीक्षा, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर?
तो हमारा रिमूवल हो गया, निष्कासन हो गया, कार्यकाल हो गया, है ना। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करते हुए सत्य कथन को चुने। 5 स्टेटमेंट है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए आपसे कहता है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया, लेकिन न्यूनतम आयु को निर्धारित किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल को 15वें संविधान अधिनियम के द्वारा सेवानिवृत्त की आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया। आयु संबंधित कोई भी विवाद निर्णय राज्यपाल विधानमंडल के परामर्श से करेगा और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो है वह बेसिकली समान है। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? सत्य कथन को चुनना है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जब हम योग्यता की बात करेंगे तो उसमें मिनिमम एज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने देखा ना कि 18 वर्ष है, 25 है, 30 है, बस जजेस के लिए हमें कोई आयु नहीं मिलती। तो कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, ये आधी बात तो सही है, लेकिन न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया है, ये बात जो है वह गलत है, क्योंकि न्यूनतम आयु कुछ नहीं है, रिटायरमेंट की आयु जरूर है। और रिटायरमेंट की आयु आपको पता है कि रिटायरमेंट की आयु पहले जो है वह 60 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 60 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष किया, और ऐसा किया 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसमें लिखा है कि 62 से 65 कर दिया, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि अभी भी आयु जो है वह 62 है, और 62 ही किया गया था 15वें संविधान संशोधन के तहत, और इसके पहले आयु जो है वह 60 हुआ करती थी। आयु संबंधित कोई भी विवाद हमने देखा कि ये बेसिकली प्रेसिडेंट जो हैं ये इसको देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे, ना कि राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी की जब हम बात करेंगे तो डी स्टेटमेंट जो है बेसिकली कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की है, ये स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चूंकि सत्य स्टेटमेंट जो है वह बताना था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो बेसिकली होता क्या है कि अभी तक हमने न्यायाधीशों की बात की, अभी तक हमने देखा कि भाई एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके अलावा बाकी उतने ही न्यायाधीश होंगे जितने कि राष्ट्रपति को सही लगे, आवश्यकता अनुसार सही लगे या उनके विवेक अनुसार सही लगे। लेकिन इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के अलावा भी कुछ अन्य तरह के न्यायाधीश जो है वह हुआ करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी, कि मान लो जैसे कि अब आपको कोई जो निर्णय है वह देना है, बट न्यायाधीशों की संख्या उसमें अपर्याप्त है कि आपको 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बनानी है, 3 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बनानी है, बट वो जो है वह नहीं है, है ना, जजेस अवेलेबल नहीं है। तब आप क्या कर सकते हैं, कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे कि एक होगा आपका कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश, एक्टिंग जज, कार्यकारी न्यायाधीश, एक होगा आपका अतिरिक्त न्यायाधीश, है ना, और एक होगा आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कार्यकारी, अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के ये यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कि क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को फिर से न्यायालय में बैठने के लिए कहा जा सकता है जबकि वह रिटायरमेंट हो गया हो, और अगर ऐसा किया जा सकता है तो किस बिहाफ पे किया जा सकता है, किस बेस पे किया जा सकता है, किसकी सिफारिश से किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट देखो कि अगर हम एक्टिंग जज की बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो कार्यकारी न्यायाधीश है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा होगी। कार्यकारी न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब आप सोचेंगे कि क्यों की जाएगी, जैसे कि कार्यकारी वर्ड आप जहां भी देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति जो है अगर वह नहीं है, अनुपस्थित है किसी अन्य कारण से, किसी असमर्थता के चलते, तब जाके उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, वह एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिंग का मतलब क्या है, कार्यकारी, उनकी जगह पे काम करना। तो देखो ये जो है वह कब नियुक्त किया जाएगा, कब
नियुक्ति होगी तो नियुक्ति के लिए कुछ प्रावधान है, जैसे कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी भी कारण से, है ना, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ध्यान रखना कि या तो मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वह रिक्त हो, या तो जो पद है पद रिक्त हो, या फिर वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, है ना, अस्थायी रूप से एब्सेंट हो, अस्थायी रूप से अवेलेबल नहीं है, अनुपस्थित है, या फिर एक बात और इसमें कही जाती है कि वह अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, कार्य निर्वहन में अक्षम है। और ये किसके बारे में कहा जा रहा है? केवल जो यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो बेसिकली इन तीन कंडीशंस में राष्ट्रपति के द्वारा एक न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में बेसिकली नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो कि क्या अगर कोई व्यक्ति कार्यकारी न्यायाधीश है, अगर कोई कार्यकारी न्यायाधीश है तो वो कब तक पदभार संभाल सकता है? क्या ऐसा कुछ है कि इनकी एज को बढ़ा दिया गया कि 62 से बढ़ा के 65 कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। अगर कार्यकारी न्यायाधीश भी बनना है तब भी वो केवल उसमें 62 वर्ष की उम्र ही हो सकती है, उसके आगे नहीं। अब देखो एक और अतिरिक्त और हम कहेंगे अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश होगा। अब आप सोचेंगे अतिरिक्त भी है कार्यकारी तो यहाँ पर है, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। सबसे पहले तो वही बात है कि आखिर इसमें जो नियुक्ति है वह कौन कर रहा है। तो देखो अतिरिक्त एडिशनल की अगर हम बात करें तो यहां पर जो राष्ट्रपति हैं, एडिशनल जज, है ना, देखो यहां पर ये जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दो कारणों के आधार पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करेंगे। कब? तो मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि अभी वैसे भी हमारे जो भी हम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, करोड़ों ऐसे केसेस हैं जो कि पेंडिंग है। तो अगर मान लो कि उच्च न्यायालय का जो कार्यभार है, हाई कोर्ट का कार्यभार जो है वह बढ़ गया है, अगर कार्यभार बढ़ गया हो तो इसे सुलझाने के लिए, इसे निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो कार्यभार बढ़ गया था और दूसरी बात इसमें यह कही जाती है कि जो बेसिकली काम बचा हुआ है वही ज्यादा है। तो अगर बकाया कार्य अधिक है, अगर बकाया कार्य जो है वह अधिक है तब भी जो नियुक्ति है वह की जा सकती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि आखिर ये जो एडिशनल वाली नियुक्ति है ये कब की जा रही है। तो इसमें हमने दो कंडीशंस की जो बात है वह की कि या तो कार्यभार बेसिकली बढ़ गया हो या फिर बकाया ही कार्य जो है वह अधिक हो, तब ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा ये जो नियुक्ति है वह अतिरिक्त के लिए की जा सकती है। और एक बात और इसमें याद रखना आप, ठीक है, कि बेसिकली याद रखना कि अस्थायी रूप से आपने किसी न्यायाधीश को नियुक्त तो कर दिया, लेकिन इसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। क्लियर? अब देखो हम कार्यकारी, यहाँ पे अतिरिक्त अगर हम कार्यकारी न्यायाधीश की बात करेंगे, यहाँ पे तो हमने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे थे। ठीक है, आओ थोड़े से वर्ड्स में और क्लियर लिख देती हूँ। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे कौन होगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं। और यहाँ पे अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नहीं। ठीक है, आप देखो तो
अतिरिक्त की तो बात हो गई, अब कार्यकारी न्यायाधीश की भी बात समझ लो। देखो जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे ना, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा भी अगर कोई जो जज है बेसिकली वह है नहीं, वह एब्सेंट है, तब उनकी जगह पर इस तरह से जो एक्टिंग जजेस है उनकी नियुक्ति जो है बेसिकली वह की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ऐसे में भी हम देखेंगे कि ये कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली किसी उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश की जगह नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसा याद रखना, कार्यकारी जो न्यायाधीश है उसे बेसिकली कब नियुक्त किया जाएगा, जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वह अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश के अलावा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के लिए तो अलग से ही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी न्यायाधीश, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश के अलावा नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, इसको भी लिख लो, नियुक्ति राष्ट्रपति, और कब करेंगे, जब हाईकोर्ट का न्यायाधीश, यही दो रीजन है, यही 2-3 रीजन, ठीक है, जब हाईकोर्ट का न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अनुपस्थित या अक्षम हो, कोई बीमारी के चलते ना हो, ठीक है, तब जाके इनकी जो नियुक्ति है बेसिकली वह की जाएगी, और ये नियुक्ति भी बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ये आपको याद रखना है कि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के बाद, इनके लिए भी 62 वर्ष का जो टैग है बेसिकली वह लग गया। अब देखो, अब हम सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करेंगे कि क्या ऐसा कोई न्यायाधीश जो कि अब से रिटायर हो गया हो, क्या इसको नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन याद रखना कि अब बेसिकली इसकी नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा जो चेंज है, अभी तक तो हम देख रहे थे कि ये सारी नियुक्तियां प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती थी, बट यहां पर क्या है कि जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा नियुक्ति होगी। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। नियुक्ति कौन करेंगे? हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इनके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और लेकिन ये ऐसा कैसे करेंगे? तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से। ऐसा नहीं अपने विवेक अधिकार के आधार पर कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक इसमें आपको याद रखना है कि बेसिकली सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय का काम वो जरूर करेंगे, बट उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन उन्हें एज अ हाई कोर्ट का जो जज है वह कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। कार्यकारी न्यायाधीश तब तक अपने पद पर कार्य करेगा जब तक कि स्थायी न्यायाधीश पद संभाल न ले। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे। आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट है बेसिकली वह सही है, ठीक है। तो एक बार फिर देखो कि हमने बात की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। कार्यकारी दो तरीके के न्यायाधीश थे ना, एक तो थे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, है ना, और हमने दूसरा देखा कार्यकारी केवल न्यायाधीश। और यहां पर इन दोनों की नियुक्तियों की जो बात है बेसिकली वह किसके द्वारा थी? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमने बात की थी अतिरिक्त न्यायाधीश, एडिशनल, जब काम बढ़ गया हो या बकाया काम ज्यादा हो तो अतिरिक्त न्यायाधीश की भी नियुक्ति जो बेसिकली कौन कर रहे थे? वह प्रेसिडेंट ही कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम सेवानिवृत्त की बात करें तो यहाँ पे जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति जो है बेसिकली वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे राष्ट्रपति की सिफारिश से, ठीक है। क्लियर है? इसको भी यहाँ लिख ही लो। जब छोटे छोटे से हम नोट्स बनाते हैं तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ना, इनको बेसिकली जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये नियुक्त कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट की यहाँ पर सिफारिश लग रही है, या पूर्व सहमति या पूर्व सिफारिश।
क्लियर है? तो आपको यहाँ पे एक साथ भी अगर आप इस तरीके से चीज़ें लिखते हैं तब भी आपकी जो चीज़ें हैं वह काफ़ी क्लियर हो जाएगी। देखो प्रीलिम्स में निकालने के लिए ना ये बहुत, अगर आपको प्रीलिम्स इस बार का दे रहे हैं जो भी बच्चे, या फिर आप 25 में दें 26 में दें, तो आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी कि प्रीलिम्स में कंपैरेटिवली आपको क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। देखो आप मेंस में तो इवन आप कुछ ऐसी बातों को भी लिख सकते हैं जो कि आपको ना आ रहा हो, ठीक है, आप इस तरह की बातों को उसमें लिख सकते हैं कि आपको बन नहीं रहा है चीज़ें, फिर भी आप लिख रहे हो, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं लिखना है। बट इसमें जब चीज़ें एकदम शब्दों का भी खेल होता है ना, कि सभी, केवल, कुछ ऐसी बातों का खेल होता है कि आपको लगता है कि अगर ये वर्ड आपने ठीक तरीके से नहीं पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्रीलिम्स जो है बच्चों आपसे ज़्यादा क्वालिटी की डिमांड करता है, ठीक है। और ये क्वालिटी तभी आती है कि जब मान लो एक बच्चे ने केवल सीधा सीधा पढ़ा था और एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने कि थोड़ा सा ऐसा भी पढ़ लिया कि अगर वह इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। मान लो अगर आपने चीज़ों को इस तरीके से पढ़ा है तो इसमें आप जो है वह कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, इसमें आप क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आपके जो चांसेस है चीज़ों को याद रखने के वह ज़्यादा है। तो ये बेसिकली अब तक हमने जाना। एक बार फिर देखते हैं अभी तक हम कहाँ तक आ गए। तो हमने बेसिकली देखो, हमने बात की थी हम स्थानांतरण, कार्यकारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यहाँ तक हम आ गए। अब हमारा उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और क्षेत्राधिकार जो है वह बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने शुरुआत से बात की कि आखिर हमने कैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपनाया है, पहले कौन कौन से हाई कोर्ट्स जो थे वह थे, ठीक है, और एक से ज़्यादा किन किन का कार्य क्षेत्र है, ज्यूरिसडिक्शन एरिया है, अधिकारिता है, संरचना और नियुक्ति के बारे में हमने बात की, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में 3rd 4th जज केस की बात की, 1919 NJAC, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, कार्यकाल, निष्कासन, हस्तांतरण, स्थानांतरण की हमने बात कर ली, कार्यकारी अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की हमने बात कर ली। और अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। देखो उच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वह हमारे संविधान की मूल संरचना का भाग है। संविधान की मूल संरचना का भाग है, इसको बदला नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा विधि या संविधान संशोधन जो कि इसे कम करता है वो कैसा होगा, शून्य या अवैध या असंवैधानिक घोषित होगा। जब हम पार्ट 4 डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि बेसिकली कार्यपालिका के अनावश्यक हस्तक्षेप से न्यायपालिका को बचाया जाए। कार्यपालिका के अनावश्यक हस्तक्षेप से न्यायपालिका को बचाना, ये राज्य करेगा, है ना। हस्तक्षेप न्यायपालिका में ना हो, मतलब एक पृथक्करण की बात की गई और ये पृथक्करण का काम राज्य को दिया गया। राज्य जो है वह क्या करेगा, इस पृथक्करण को करेगा। तो अब भाई डीपीएसपी भी आपकी मूल संरचना का भाग है, डीपीएसपी में इस बात को लिखा हुआ है। और अगर हमें देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है, देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो संविधान में अगर हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात नहीं की होती तब हम लोकतंत्र को उतना कायम नहीं रख पाते। कि मान लीजिए अगर हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया, हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, दो राज्यों के बीच में किसी तरह का विवाद है तो ऐसे में केंद्र ही हावी होगा, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है, तब ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो संघीय व्यवस्था है वह स्मूथली चलती रहेगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमने देखा कि एक बेसिकली अगर आपको संघीय व्यवस्था को कायम रखना है तो उसके लिए एक अनिवार्य शर्त होगी कि आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र हो। इसके अलावा न्यायाधीशों पर किसी भी तरह का जो एक दबाव है, एक जो भय है वह नहीं होना चाहिए, वो खुलकर डिसीजन दे सके, मतलब संविधान के अकॉर्डिंगली ही वो जो निर्णय है, जो न्याय है वह कर सके। तो इसके लिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जो आवश्यकता है बेसिकली है। लॉर्ड वुल्फ थे, इन्होंने बेसिकली कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका की संपत्ति नहीं है। अब देखो ये व्यवस्था आपकी कॉलेजियम और न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ गई। इन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिकली न्यायपालिका की संपत्ति नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के द्वारा जनता के विश्वास के लिए रखी जाने वाली एक वस्तु है। तो यहाँ पे ये कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर न्यायपालिका स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो सकता कि वो किसी भी तरह की जानकारी ना दे या फिर कॉलेजियम व्यवस्था में अपारदर्शिता रहे या पारदर्शिता ना रहे, ट्रांसपेरेंसी ना रहे, एक बड़ा मुद्दा है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जरूरी तो है, लेकिन इसको पूजनीय नहीं बनाना चाहिए, इसको आस्था का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।
जरूरी इसलिए है, देखो यूपीएससी के द्वारा मेंस 2023 में क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था कि न्यायपालिका या न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। एक लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहे उसके लिए न्याय, अब बस इसी तरह की समझ आपको मेंस का क्वेश्चन दे देती है कि क्यों आखिर पूर्व शर्त है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है नागरिकों के अधिकार, और नागरिकों के अधिकार आप देखेंगे कि कभी अगर संसद के द्वारा मान लीजिए कोई ऐसी विधि बना दी गई कि कि लोगों के अधिकार छीन लिए गए, तब न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है, न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है, और ऐसे में वह ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसे नियमों को प्रभावी या शून्य घोषित कर देता है। तो बेसिकली जनता का विश्वास एक बना रहे इसके लिए बहुत जरूरी है, बट ये न्यायपालिका की संपत्ति नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द जुडिशरी बट अ कमोडिटी टू बी हेल्ड द जुडिशरी इन ट्रस्ट फॉर द पीपल। ठीक है, अब देखो कि आखिर संविधान में ये जो स्वतंत्रता है इसको कई तरीके से बताया गया है। संविधान की स्वतंत्रता के लिए कई जो प्रावधान है वह किए गए हैं, है ना। आइए देखते हैं कि आखिर क्या क्या प्रावधान जो है वह किए गए हैं। वही सारे प्रावधान जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े थे। अगर आप सभी भूल गए हो तो मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगी कि आप देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट वाला जो आपका टॉपिक है बेसिकली वो आप पढ़ लेना, है ना। आज आपका ये कवर हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट वाला जो बेसिकली टॉपिक है आप उसको पढ़ लेंगे साथ साथ में। चलो, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो स्वतंत्रता है वह कैसे निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय, संविधान में हमने कुछ चीजों को सुनिश्चित कर दिया, है ना। संविधान में हमने कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए, संविधान में हमने कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जिससे कि स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, जैसे कि इनकी नियुक्ति की विधि, कि आखिर जो जजेस है उनको कैसे नियुक्त किया जाएगा, इसको हमने तय कर दिया, नियुक्ति की विधि। इसके अलावा हम कहते हैं कार्यकाल की सुरक्षा, जैसे कि हमने जाना था कि बेसिकली हटाने की प्रोसीजर को इतना टफ बना दो, कार्यकाल की सुरक्षा कि हटा ही ना पाए कोई, तो कार्यकाल की सुरक्षा जो है वह बेसिकली दे दी गई। इसके अलावा इनकी जो सेवा शर्तें, वेतन भत्ते हैं वह कैसे निश्चित है, निश्चित सेवा शर्तें हैं, निश्चित सेवा शर्तें। इनके वेतन भत्ते में भी कोई अलाभकारी कटौती नहीं की जा सकती। इनके जो व्यय और चीजें हैं वह संचित निधि पर भारित, और संचित निधि पर मतदान नहीं होता, संचित निधि पर वेतन भत्ते भारित है। ठीक है, साथ ही देखो न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं की जा सकती, न्यायाधीशों के आचरण या इनके कार्य पर बहस नहीं की जा सकती कि ये निर्णय, ये डिसीजन इन्होंने क्यों दिया, आचरण पर बहस नहीं तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इन्हें हटाने की प्रक्रिया ना चल रही हो, कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। इनकी देखो सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है, ऐसा इसलिए किया गया है कि ये भय पक्षपात के बिना निर्णय दे। तो सेवानिवृत्ति के बाद मतलब आप रिटायर हो गए, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई रिटायर जज है वो कहीं काम कर रहा है, नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। इसके अलावा देखो अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति है, अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति, अवमानना हेतु दंड देने की शक्ति है। इसके अलावा है कि कर्मचारियों को नियुक्त ये कर सकते हैं, है ना, और इनके न्याय क्षेत्र में किसी भी तरह की जो कटौती है वह नहीं की जा सकती। ये इन्हें अगर जरूरत है तो जो न्यायिक स्टाफ है ना उनकी नियुक्ति बेसिकली ये कर सकते हैं। इसके लिए संसद पर या केंद्र पर या किसी राज्य पर निर्भर नहीं है, तो कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ये स्वतंत्र हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र हैं, और इनके न्यायिक क्षेत्र में जो कटौती है वह नहीं की जा सकती।
न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। आया समझ में? तो इस तरीके से उच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वह कायम की गई है। थोड़ा सा पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स जो है वह लिखवाऊंगी। ठीक है, देखो बेसिकली उच्च न्यायालय को जो भी कार्य दिए गए हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये स्वतंत्र रूप से काम करे और मंत्री परिषद और विधायिका का अनावश्यक बेसिकली एक अतिक्रमण या हस्तक्षेप जो है वह न्यायिक क्षेत्र में ना किया जाए, किसी भी तरह के हस्तक्षेप या दबाव से बेसिकली ये मुक्त होकर कार्य कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो नियुक्ति की विधि को जो है वह तय कर लिया गया और नियुक्ति की विधि हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह नियुक्ति की जा रही है, सीजेआई के परामर्श से की जा रही है, मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप जो है वह कार्यपालिका का नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का राजनीतिक के व्यवहारिक जो पक्षपात ना हो इसके लिए कई व्यवस्थाएं ऐसी कर दी। अब दूसरी बात हमने देखा कि भाई कार्यकाल की सुरक्षा कैसे है, तो कार्यकाल की सुरक्षा में हमने पढ़ा ना कि रिमूवल जो प्रोसीजर है उसको इतना टफ बना दिया गया कि बहुत आसान नहीं है इनको हटाना। आज तक किसी को भी नहीं हटाया गया, आज तक किसी भी न्यायाधीश को। प्रोसीजर एक दो बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हुआ बट वो पारित ना हो सका, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो प्रॉपर उस प्रोसीजर को फॉलो अब तक किया ही नहीं गया और अब तक कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं हुई किसी के भी खिलाफ जिससे हटाया गया हो। तो यहाँ पर कार्यकाल की जो सुरक्षा है वह दी गई और इसमें यह कहा केवल संविधान में ही जो विधि या संविधान में ही केवल आधार लिखा है कि आप संविधान का उल्लंघन करेंगे, कदाचार, ये सारी चीजें, तब जाके आपको हटाया जाएगा। तो और कोई आधार जो है वह अपने मन से राजनीतिक या कार्यपालिका जो है अपने मन से आधार बना के नहीं हटा सकती। तो फिक्स है कि आप इन्हें प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पर ही रिमूवल जो प्रोसीजर है वह आप शुरू कर सकते हैं। टफ कर दिया कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के 100 और ये 60 सदस्य नहीं आएंगे लोकसभा की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करने, 100 सदस्यों का आना वो वही बड़ी बात हो जाएगी। आप देखेंगे कि संसद का बेसिकली जो हिरास एक हो रहा है या फिर संसद जो है वह अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, पूरा सत्र निकल जाता है। कितने ये विधेयक और कितने कानून, आज भी कितने कानून है जो कि आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के समय के हैं। तो यहां पर देखो कि बेसिकली कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बेसिकली ना इनकी नियुक्ति है ना कार्यकाल है ना। तो यहां पर ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अब तक इसलिए हटाया ही नहीं गया है अब तक, है ना, इस प्रोसेस को द्वारा। अब आगे हम देखें निश्चित सेवा शर्तें हैं, जो सेवा शर्तें, जो कार्यकाल, वेतन भत्ते, जो सारी चीजें जो तय है पहले से वो वही रहेंगी। उसमें एक बार इनके नियुक्ति के बाद किसी भी तरह का लाभकारी जो परिवर्तन है वह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, संचित निधि पर वेतन भत्ते इनके भारित हो गए और याद रखना कि इनको जो पेंशन दिया जाएगा ना, पेंशन दिया जाता है जो इनकी लास्ट पेमेंट मान लो 3 लाख है, लास्ट पेमेंट अंतिम जो माह की उसका हाफ दिया जाता है। ठीक है, और वो जो पेंशन है ना वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी, जबकि वेतन जो है वह राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। वेतन राज्य देगा, पेंशन भारत सरकार देगी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं हो सकती सिवाय तब तक कि महाभियोग न चल रहा हो। सेवानिवृत्ति के बाद जो है बेसिकली प्रतिबंध वकालत पर लगाया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी भी तरह से वह भविष्य में किसी लाभ की आशा के आधार पर पक्षपात जो है वह ना कर दे। अपनी अवमानना के खिलाफ बेसिकली इनको दंड देने की शक्ति है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा कार्य या निर्णयों की कोई आलोचना या जो विरोध अगर कोई कर रहा है तो बेसिकली ये अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए, अब मान लो कि न्यायालय के द्वारा कोई जो समन है वे भेजा गया, कोर्ट ने कोई आदेश, कोई ऐसी डिक्री भेजी लेकिन आपने उसको हल्के में ले लिया, है ना, या कोर्ट ने पेश करने का, आपको पेश होने का आदेश दिया, आप नहीं गए, उसके बाद क्या है कि अपनी अवमानना के लिए जो दंड है बेसिकली वह न्यायपालिका दे सकता है। तभी तो उसके जो आदेश है उसकी गरिमा और सम्मान बना रहेगा ना। मान लो लोग ऐसे ही ले ले बहुत कि नहीं कुछ नहीं होगा आगे, अगर अवमानना के लिए दंड या सजा का प्रावधान नहीं होता तो भला लोग क्यों उसको सीरियसली लेते। तो ऐसे में सम्मान और गरिमा बनी रहे इसके लिए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। और देखो कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह अधिकारियों और कर्मचारियों की उच्च न्यायालय के बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बेसिकली नियुक्ति जो है वह कर सकता है और उसकी सेवा शर्तें भी तय कर सकता है। और लास्ट है कि बेसिकली संविधान में जो न्यायिक क्षेत्र के उल्लंघन के न्यायिक क्षेत्र की बात की गई है, इस न्यायिक क्षेत्र में जो कटौती है वह बेसिकली नहीं की जा सकती। तो इस तरह से उच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है बेसिकली वो हमारे संविधान में तय की गई है।
तो देखो अब हम बात करेंगे कि आखिर उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं वह आखिर कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा देखो, हमने सुप्रीम कोर्ट की बच्चों जब बात की थी तब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार जैसे कि मूल क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है। यूपीएससी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है तो बेसिकली वह किस अधिकारिता में आएगा। तो चाहे हम मूल अधिकारिता की बात करें, अपीलीय अधिकारिता की बात करें, है ना, रिट अधिकारिता की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी अधिकारिताएं हैं, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र जो है वह आखिर क्या है। तो ऐसे ही कुछ अधिकारों की बात हम उच्च न्यायालय के संदर्भ में करेंगे। एक क्वेश्चन पूछती हूँ शुरू करने के पहले। उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं आखिर किस क्षेत्र में? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु। ये तो मुझे लगता है आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि हमने जब फंडामेंटल राइट की बात की थी, जाना था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है वह रिट जारी कर सकती है, दायर हो सकती है डेफिनेटली। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। आप खुद सोचिए कि देश के न्यायालयों में भले हमने हायरार्की को फॉलो किया, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया, लेकिन इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता कि हम उसे संविधान की व्याख्या का अधिकार ना दें। तो यहाँ पर संविधान की व्याख्या भी वह करेगा। अब आता है पर्यवेक्षक और सलाहकारी भूमिका। देखो, पर्यवेक्षक और सलाहकारी भूमिका, हमने जाना था कि जब सुप्रीम कोर्ट है वह हाई कोर्ट का अधीक्षण नियंत्रण पर्यवेक्षण करेगा, और जो हाई कोर्ट है वह बाकी जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है इनका अधीक्षण पर्यवेक्षण जो है वह कर सकता है। तो एक पर्यवेक्षक और सलाहकारी भूमिका डेफिनेटली होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी, सभी स्टेटमेंट जो है बेसिकली इसमें सही है। तो आइए हम कुछ क्षेत्राधिकारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो कि जब हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी क्षेत्राधिकारों की कमी नहीं है। एक व्यापक क्षेत्राधिकार है। इवन कुछ मामलों में तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है, जैसे कि रिट क्षेत्राधिकारिता, है ना। तो रिट क्षेत्राधिकारिता हो गया। अब देखो कि बेसिकली हम देखेंगे कि राज्य में अगर कहीं अपील आप कर सकते हैं तो अपील करने के लिए जो हाई कोर्ट है वह सर्वोच्च है, राज्य के सेंस में हम बात कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा संविधान की चाहे व्याख्या की बात हो, पर्यवेक्षक, सलाहकार भूमिका, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अच्छा, एक बात और कि क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसके विस्तृत प्रावधान संविधान में नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के हैं बट हाई कोर्ट के नहीं हैं। तो विस्तृत प्रावधान संविधान में नहीं है। विस्तृत प्रावधान संविधान में जो बेसिकली है वह नहीं दिए गए हैं, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है, अच्छा ये जरूर कहा गया है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होंगी जो संविधान के लागू होने के तुरंत पूर्व, मतलब जो स्थिति थी वही होंगी। एक चीज और लेकिन इसमें जोड़ दी गई कि राजस्व मामलों पे भी जो हाई कोर्ट है बेसिकली इसके पास जो अधिकार है वह होंगे। अब हम कुछ न्यायिक क्षेत्र की बात करेंगे, अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे। तो एक तो आपका हो गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकारिता, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कैसे होगा? जैसे कि मान लो कोई सांसद सदस्य है या कोई अन्य सदस्य है, उनके बीच में अगर किसी तरह का जो विवाद है उनके चुनाव को लेकर या इन सभी चीजों को लेकर, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर किसी तरह का विवाद है, तो ऐसे मामले जो है इनकी पहली सुनवाई जो है वह कहां पर होगी? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय में होगी। मतलब एक तो है अपील के जरिए चला जाए, एक तो अपील के जरिए चला जाए, तो अपील के जरिए नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पे सीधे ही जो कार्यवाही है वह उच्च न्यायालय करेगा। इसलिए ऐसे अधिकारों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आएगा, आओ पहले देख ही लेते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा बेसिकली जैसे कि संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का विवाद है, राजस्व मामले से संबंधित विवाद है, मूल अधिकारों को लागू कराना है, तो ऐसे मामले, मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हुआ कि मामले जो हैं वे सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, पहली बार में ही सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, ना कि अपील के जरिए, ना कि अपील के द्वारा।
ऐसे मामलों की अधिकारिता को हम प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारिता में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जैसे कि हम देखेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारिता में क्या हो रही है कि सुनवाई सीधे जो है वह यहाँ पर हो रही है, उच्च न्यायालय में सीधे सुनवाई हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारिता। या फिर संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित जो मामले हैं उसकी सुनवाई में मूल अधिकारों के लिए ये सारी एक अधिकारिता जो डायरेक्ट है वह किसके पास है, बेसिकली हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। अब देखो दूसरी अधिकारिता की हम बात करेंगे। यहां पर तो हमने प्रारंभिक की बात कर ली, अब दूसरी अधिकारिता है आपकी रिट क्षेत्र अधिकारिता, रिट जूरिसडिक्शन। अच्छा, रिट का मतलब क्या है? रिट क्षेत्र अधिकारिता याद करो, आर्टिकल 32 और 226। इसका मतलब क्या है कि अगर रिट क्षेत्र अधिकारिता का मतलब ये होगा कि बेसिकली जो देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की जैसी ही है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता आर्टिकल 32 के अंतर्गत है और हाई कोर्ट की रिट संबंधी अधिकारी 226 के अंतर्गत है। अब प्रश्न आता है कि कौन सी जो रिट्स हैं वह दायर की जा सकती हैं। जैसे कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तब वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब इसमें आपको हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और हाई कोर्ट बेसिकली किस तरह की, तो पांचों तरह की रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है वही सारी रिट जारी करने की अधिकारिता हाई कोर्ट के पास भी है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे कि परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा और प्रतिषेध। तो ये पांचों तरह की जो रिट है बेसिकली वह अधिकारिता हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है आपको एक बात कि बेसिकली अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय को भी जा सकते हैं। वहां पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप पहले हाई कोर्ट गए और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है। तो यहां पर देखो कि उच्च न्यायालय बेसिकली क्या कर सकता है, तो नागरिक के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए बेसिकली ये जो काम है, ये जो न्यायाधीश है, ये जो रिट है बेसिकली इसको जारी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, एक इसमें बात इंपॉर्टेंट है जो कि यूपीएससी ने भी पूछा था बेसिकली, कि बेसिकली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इन दोनों का अगर हम क्षेत्राधिकार देखेंगे तो रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा बड़ा है। जानते हो क्यों? व्यापक है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी या अन्य विषयों में रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन यही अगर मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, अगर मैं आपसे यही सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में आप जो रिट दायर कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हाई कोर्ट के पास बेसिकली एक क्षेत्राधिकार या रिट जारी करने का हम एक जो कह लें कि बेसिकली जो इसका क्षेत्राधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि अगर हम ये देखेंगे, एक मामला आया था चंद्र कुमार मामला 1997, और इस मामले में ये कहा गया था कि बेसिकली जो रिट जारी की जा सकती है ना, ये संविधान के मूल ढांचे का अंग है, ना तो इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ना ही इसमें कुछ घटाया जा सकता है। तो रिट क्षेत्राधिकार चंद्र कुमार मामले में इस बात को कहा गया था, याद रखना कि रिट क्षेत्राधिकार इंपॉर्टेंट है मामला। रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है, संविधान के मूल ढांचे का अंग है, मूल ढांचे का अंग है। और इसमें ना तो कुछ घटाया जा सकता है ना ही इसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जो जैसी स्थिति है, जो जैसी शक्तियां हैं बेसिकली वो बनी रहेंगी। तो ये उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। तो रिट क्षेत्राधिकारिता की भी हमने बात कर ली। अब तीसरा बेसिकली हम इसमें जो अधिकारिता देखेंगे ये हमारी होगी अपीलीय क्षेत्राधिकारिता, है ना। तीसरी अधिकारिता आपकी कौन सी होगी? अपीलीय मतलब आप अपील कर सकते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकारिता, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमने देखा था कि पूरे देश में बेसिकली देश में सुप्रीम कोर्ट जो है वह सर्वोच्च उसके पास अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। मतलब अब आप शीर्षतम, मतलब लास्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, वहां पर आपकी अपील की सुनवाई हो गई, उसके बाद आपकी अधिकारिता अब खत्म हो गई। अब अंतिम फैसला वही है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो यहां पर देखेंगे कि हम बेसिकली जो उच्च न्यायालय है इसके पास अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता है, और इसकी जो अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता है वह कैसी है? अपील का मतलब क्या है कि आप बेसिकली जो लेयर्स है कि मान लीजिए टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर अधीनस्थ है, तो आप अपील कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता मतलब राज्य क्षेत्र में जो भी न्यायालय हैं, जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, उनके आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। होता क्या है कि मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आपको कोई ऐसा निर्णय या आदेश मिल गया जो कि आपको लग रहा है कि पूर्ण न्याय नहीं हुआ। अब आपने उस आदेश के खिलाफ जो मामला है वह आगे हाई कोर्ट में भेजा, है ना। फिर हाई कोर्ट से ऐसा अगर हुआ तो आपने सुप्रीम कोर्ट में भेजा हाई कोर्ट के खिलाफ, आदेश के खिलाफ। तो बेसिकली आप अपील कर सकते हैं। अपील का मतलब क्या है? किसी निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकारिता है वह राज्य क्षेत्र की अधिकारिता है कि उसके राज्य क्षेत्र में बेसिकली जो भी न्यायालय आ रहे हैं उनके जो निर्णय हैं उनके खिलाफ बेसिकली जो सुनवाई है वह कर सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो सुनवाई है वह दो मामलों के अंतर्गत कर सकता है। दीवानी मामले जो राजस्व से संबंधित हो, आपराधिक प्रकृति के ना हो, दीवानी मामले, और दूसरे मामले हैं जो कि आपराधिक प्रकृति के हैं। तो दीवानी मामलों में ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली जो जिला अदालतें हैं या जो अधीनस्थ अदालतें हैं, इनके निर्णयों के खिलाफ जिसमें कि कानून और तथ्य दोनों का प्रश्न निहित हो, है ना, कानून और तथ्य दोनों का प्रश्न निहित हो, ये सीधे हाईकोर्ट में सुने जा सकते हैं। बट कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कि केवल कानून का प्रश्न हो, कानून का प्रश्न हो, कोई तथ्य वाली बात नहीं। अगर कानून का प्रश्न है तो इस निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील में बेसिकली हाई कोर्ट के पास ये मामला जो है वह जा सकता है। तीसरी बात इसमें यह कही जाती है कि मान लो आपका मामला जिस खंडपीठ में चल रहा हो उसी खंडपीठ में आपका जो मामला है वह चलेगा। मतलब उच्च न्यायालय का एक मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार के तहत ऐसा कहा जाता है कि उसी न्यायालय की खंडपीठ में आपका फैसला हो सकता है। और चौथी बात इसमें यह कही जाती है कि अगर मान लो प्रशासनिक कोई अधिकरण है ना, कोई प्रशासनिक अगर अधिकरण है या उसके निर्णय के विरुद्ध आपको जो अपील है वह करनी है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि बेसिकली ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकरण के खिलाफ आपको कोई अपील करनी है तो ये मामला सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता, पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आना, पहले हाई कोर्ट इस मामले को देखेगा, उसके बाद अगर लगता है कि मामले को इंपॉर्टेंट है तब जाके इसको आगे सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाएगा। तो दीवानी मामले हो गए। अब देखो आपराधिक मामलों में ऐसी दो बातें हैं बस। एक तो कहता है कि अगर 7 वर्ष से ज्यादा की मौत की सजा, 7 वर्ष से ज्यादा की सजा हो या मौत की सजा हो, डेथ सेंटेंस अगर सुनाया गया है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट पुष्टि नहीं करता तब तक आगे जो कोर्ट है, अधीनस्थ कोर्ट है, जिला कोर्ट है, वह मौत का डेथ सेंटेंस नहीं सुना सकता। तो मौत की सजा, अच्छा, इसे माफ करने का अधिकार किसका है? केवल राष्ट्रपति का। राज्यपाल केवल पुनर्विचार या थोड़ा डिले कर सकते हैं, बट डेथ सेंटेंस को माफ करने का जो अधिकार है आर्टिकल 72, जब हम क्षमादान की शक्तियों की बात कर रहे थे, कि केवल राष्ट्रपति के पास है ना। तो यहां पर क्या है कि 7 वर्ष से अधिक की अगर सजा है या फिर मौत की सजा है, सजाए मौत है, तो इसकी पुष्टि केवल हाई कोर्ट करेगा, तभी जाके इसको आगे जो है वह कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और अच्छा, एक बात और कि चाहे इस मामले में अपील की गई हो या ना की गई हो, यह पुष्टि हाई कोर्ट से ही होनी है। दूसरी बात यह कही जाती है कि बेसिकली आपराधिक न्याय प्रक्रिया 1973 है, जिसके तहत कुछ मामलों में जो सत्र न्यायाधीश हैं या फिर दंडाधिकारी हैं, उनके निर्णय के विरुद्ध भी आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये दो मामले आपके आपराधिक से संबंधित हो गए, ठीक है। तो हमने यहां पर बात कर ली प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की, रिट क्षेत्राधिकार की और अपीलीय क्षेत्राधिकार की। 3 क्षेत्राधिकारों की जो चर्चा है बेसिकली वो हमारी हो गई, ठीक है। अब चौथा जो क्षेत्राधिकार हमें देखना है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर, अब सुप्रीम कोर्ट राज्यों के उच्च न्यायालय पर नियंत्रण रखता है, तो ये अधीनस्थ न्यायालय पर रखेगा, हायरार्की पूरी बनी हुई है। तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का जो काम है, अब ये करेगा कैसे, कैसे नियंत्रण करेगा? हमने देखा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है
अच्छा, इसके अलावा दो और हम देखेंगे, एक तो अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति, है ना। एक इसमें क्या है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। अभिलेख न्यायालय हो गया और एक आपका हो गया न्यायिक समीक्षा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा शक्ति, तीन हो गए, तीन और समझ लेते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, आप जब तक सोचिए कि क्या केंद्र के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा हाईकोर्ट कर सकता है। चलो, तो अब हम आते हैं पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार पे। पर्यवेक्षी का मतलब क्या होगा, पर्यवेक्षण करना, उसको बेसिकली जांचना, है ना, ये सारी चीजें। पर्यवेक्षण का मतलब क्या होगा कि जो भी राज्य के न्याय क्षेत्र में, है ना, हाई कोर्ट की जो अधिकारिता है, जो उसका एरिया है, उस क्षेत्र में बेसिकली जो भी न्यायालय के कार्यकलाप हो रहे हैं, उसकी जो गतिविधियां हैं, बाकी जो न्यायालय हैं, इसके जो क्रियाकलाप है, इस पे एक नजर रखने का जो काम है, बेसिकली यह कौन कर सकता है, ये काम कर सकता है उच्च न्यायालय, ठीक है। अच्छा, एक बात और, सैन्य न्यायालय और अधिकरण इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। सैन्य न्यायालयों पर ये नजर नहीं रख सकता। सैन्य न्यायालय पर नहीं, ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। तो देखो ये करेगा कैसे कि मान लो कोई मामला जो है उसने अपने पास मंगा लिया, हाईकोर्ट ने कोई ऐसा मामला था कि अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर था, उसको उतनी अधिकारिता नहीं थी, या उसमें कोई संविधान की व्याख्या का अगर प्रश्न है, मामले को अपने पास मंगा लिया। सामान्य नियम वह जारी कर सकता है गतिविधियों को लेके, ठीक है। उनके द्वारा रखे जाने वाले, मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके द्वारा कौन से लेखा सूची, किस तरीके के पत्र प्रपत्र रखे जाएंगे, उसको निर्धारित करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट का है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वकील और क्लर्क जो आपसे फीस लेते हैं, जो इस फी को निर्धारित करने का जो काम है, बेसिकली वो भी हाई कोर्ट का है, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो कि वैसे तो पर्यवेक्षण जो शक्तियां हैं, जो ये पर्यवेक्षण शक्तियां, ये बहुत व्यापक है हाई कोर्ट की, फिर भी आप देखेंगे कि ये इस पे कुछ तो बेसिकली जो हम कह सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वह लगाए गए हैं। तो इसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली पर्यवेक्षण की जो शक्ति है, ये शक्ति असीमित नहीं है। ये शक्ति कैसी नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड तरीके से जो हाई कोर्ट है वह कार्य कर रहा है, बल्कि एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई ऐसा मामला आ जाए। अब देखो, ये कभी कभार केवल आवश्यक मामलों में ही इसका प्रयोग होगा पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार का, जैसे कि जब क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण हो रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिस न्यायालय, जो भी कोर्ट है, जो भी सत्र न्यायालय है, या जो कोई अधिकारी है, उसके अधिकार क्षेत्र का मामला था नहीं और वो सुनवाई कर रहा था, तब ऐसे में उसके संदर्भ में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट का है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं नैसर्गिक न्याय या फिर प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन हुआ, पता चलता है कि सीधा सीधा अन्याय हुआ है, तब इस तरीके से ओवरराइड जो हाईकोर्ट है वह कर सकता है। अगर कोई लॉ को लेकर कोई त्रुटि हुई है, तब इस तरह का काम किया जा सकता है। अगर विधि के प्रति असम्मान दिखाया है, उच्चतर न्यायालय मतलब चाहे हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई फैसला दे दिया हो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट फैसला दे दिया हो, तब भी इस मामले के संदर्भ में पर्यवेक्षी अधिकार है। अनुचित निष्कर्ष है या फिर कोई अन्याय किया गया है, तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि असाधारण शक्ति के रूप में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। ये अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है इसमें अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण कैसे रखेगा कि मान लो जो जिला न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति, तो ये सारी चीजें जो है वह रूल्स कौन बना रहे हैं, चलो कि भाई राज्यपाल बना रहे हैं। अगर राज्यपाल इस संदर्भ में कोई सिफारिश, कोई परामर्श है, तो वो परामर्श देने का, बेसिकली ये परामर्श देने का जो काम है वह हाई कोर्ट का है। इसके अलावा देखो कि हम देखेंगे कि राज्य की जो भी न्यायिक सेवा है ना, इस सेवा में अगर स्थानांतरण, अनुशासन, अवकाश, इस संदर्भ में अगर रूल्स रेगुलेशंस है, तब ये बनाने का अधिकार हाई कोर्ट का है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में कोई लंबित मामला है तो उसको ये वापस ले सकता है अगर संविधान की व्याख्या का है।
अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसको अपने पास मंगवा सकता है, उसमें संशोधन कुछ निर्णयों के साथ उस अदालत को वापस भी कर सकता है कि वापसी जो सुनवाई है वह वही अदालत कर ले। और अधीनस्थ न्यायालय जो है हाईकोर्ट के कानूनों को मानने के लिए बाध्य होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के कानूनों को मानने के लिए बाध्य हाईकोर्ट है, वैसे ही हाईकोर्ट के कानूनों को बाध्य करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, तो हाईकोर्ट के कानून अधीनस्थ न्यायालय में बेसिकली तो एक हायरार्की पूरी बनी हुई है ना, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हाईकोर्ट की स्थिति है, वही हाईकोर्ट के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति है। तो ये 4 बातें हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली ये अभिलेख न्यायालय है। आप देखेंगे कि देखो मामला मान लो अगर हाईकोर्ट में मामला आया तो वहां पे जो वकील हैं वह इस तरह की दलील दे देते हैं कि बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस समय ऐसा डिसीजन दिया था, अब आपको उसी आधार पर डिसीजन देना है। तो यहां पर देखो कि अभिलेख न्यायालय है और इसलिए हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वह एक कार्यवाही को एक साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इसको बेसिकली रिकॉर्ड किया जाता है, एक साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है और इस पर जो प्रश्न है वह नहीं उठाया जा सकता, इस बात को याद रखना। तो अभिलेख न्यायालय है, जो भी अधीनस्थ न्यायालय, ध्यान रखना, अधीनस्थ न्यायालय में जो भी कार्रवाई हो रही है वह प्रश्न नहीं करेगी कि हाईकोर्ट ने यह निर्णय क्यों दिया था, तो इस पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसे एक कानूनी परंपरा की तरह एक संदर्भों के लिए यूज किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने न्यायालय की बात नहीं मानी है, कोई संबंध कोई आदेश के विरुद्ध लिखित, मौखिक या अन्य तरीके से आपने कोई प्रचार प्रसार किया है, तब ऐसे में न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह अपनी अवमानना के लिए, बेसिकली आपने कोर्ट कंटेम्प्ट कोर्ट सुना होगा, तो यहां पर अवमानना के लिए जो दंड है वह दे सकती है। साथ ही देखो कि बेसिकली संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया कि अवमानना क्या होगा, अवमानना का मतलब क्या है, तो संविधान इसको परिभाषित नहीं करता, संविधान परिभाषित नहीं करता। अब संविधान नहीं करता तब फिर कैसे होगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली इसमें जो अवमानना की अगर हम बात करें तो एक न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 है, अवहेलना अधिनियम 1971 उसमें परिभाषित किया गया। इसको भी लिखी लो, इंपॉर्टेंट है ना, आ सकता है क्योंकि आजकल यूपीएससी ज्यादा पूछने लगा है इस तरह से क्वेश्चंस। अवहेलना अधिनियम 1971 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, अच्छा एक बात और कि मान लीजिए ये अधिनियम कहता है कि उच्च न्यायालय के पास ना केवल स्वयं के बल्कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उनकी अवमानना के लिए भी दंडित करने की शक्ति है ना। साथ ही देखो कोई भी उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में कोई भी अवमानना का संज्ञान नहीं लेगा और ऐसी अवमानना के तहत एक मतलब आईपीसी की धारा, अगर हम आईपीसी 1860 की बात करें उसके तहत एक दंडनीय अपराध होगा। तो यहाँ पर बेसिकली अभिलेख न्यायालय के रूप में एक और शक्ति जो बेसिकली उच्च न्यायालय को प्राप्त है कि ये अपने ही आदेश की समीक्षा और सुधार जो है वह कर सकती है। अभिलेख चूंकि न्यायालय है इसलिए हाईकोर्ट के पास ये अधिकार है, इसलिए हाईकोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह अपने फैसले की समीक्षा, यूपीएससी इस बात को पूछ चुका है कि क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, तो अपने फैसले की समीक्षा व सुधार का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार बेसिकली हाई कोर्ट के पास है कि वह फिर से उसकी कोई संवैधानिक जो व्याख्या है वह कर सकता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ये जो समीक्षा व सुधार की शक्ति है इसको विशिष्ट रूप से संविधान में परिभाषित नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए इस संदर्भ में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के लिए जो शक्तियां हैं वह दी गई हैं। अब लास्ट आपका इसमें है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन बेसिकली हमने कहां से लिया, यूएस से लिया, न्यायिक पुनरावलोकन है ना। अब देखो न्यायिक पुनरावलोकन की बात स्पष्ट रूप से तो संविधान में की नहीं गई है, ना ही इस शब्द को परिभाषित किया। हाँ कुछ आर्टिकल जरूर हैं जो कि इस संबंध में एक आधार आपको देते हैं, जैसे कि आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 226 है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली न्यायिक पुनरावलोकन आखिर है क्या, पुनरावलोकन या रिव्यू, अब आपको रिव्यू वर्ड से याद आ जाएगा,
रिव्यू का मतलब क्या था कि आपने चीज़ों को फिर से चेक किया, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को आपने चेक किया, उनकी संवैधानिकता को चेक किया। तो आपकी संवैधानिकता किसकी चेक करनी है? विधानमंडल ने क्या आदेश दिए हैं, कार्यपालिका क्या आदेश दे रही है, क्या निर्णय दे रही है। तो बेसिकली राज्य विधानमंडल और केंद्र दोनों के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच, इस बात को यूपीएससी पूछ चुका है। देखो, क्या केंद्र के आदेशों की जांच, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जांच का जो बेसिकली अधिकार है, क्या हाई कोर्ट के पास है? हाई कोर्ट के पास क्या इस बात का अधिकार है कि अगर संविधान का उल्लंघन कोई केंद्र का आदेश कर रहा है तो उसको भी रोक सके, उसका भी पुनरावलोकन कर सके? बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे संविधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली अगर मान लो कोई ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो इसको शून्य घोषित किया जा सकता है इस शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आधार क्या क्या है, आखिर किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है? तो 3 है, या तो संविधान का उल्लंघन हो, या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, या फिर उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है जिसने कि वो पर्टिकुलर आदेश दिया है। किसी प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र से बाहर है तो भी उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है या उसको चुनौती दी जा सकती है। सो फंडामेंटल राइट, संविधान का उल्लंघन और प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र से बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 संविधान संशोधन की बात करेंगे, एक तो है 42 है, दूसरा है 43। ठीक है, 42 और 43। अच्छा देखो, 42 में जानते हो क्या किया गया था? 42 में कहा गया था कि केंद्र के आदेशों की संवैधानिकता की जांच, केंद्र के आदेशों की संवैधानिकता की जांच, केंद्र के आदेशों की संवैधानिकता की जांच हाई कोर्ट नहीं कर सकता। बाहर कर दिया था हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार से, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और 43वें संविधान संशोधन में इस बात को बहाल कर दिया गया कि हाँ, अगर केंद्र के द्वारा भी कोई ऐसा आदेश दिया है तो हाई कोर्ट उसकी जांच कर सकता है, हाई कोर्ट जांच कर सकता है। ठीक है, तो एक में रोका गया, एक में इसको फिर से जो है वह मूल स्थिति को बहाल किया गया। तो 43वें संविधान संशोधन के द्वारा इस वर्तमान में अगर हम देखें तो केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक व्याख्या पर क्या हाई कोर्ट डिसीजन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्षेत्र अधिकार थे। तो बच्चों एक बार फिर देख लो, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में हमने चर्चा की। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि आपको क्लास PDF, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लास नोट्स, जो यहाँ पे ये क्लास नोट्स है ना, ये सारे आपको @UPSC जो ये टेलीग्राम चैनल है ना, मंजू PW UPSC वाला, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि बेसिकली उच्च न्यायालय की क्या संरचना है, योग्यताएं, शपथ, वेतन, कार्यकाल, निष्कासन, स्थानांतरण, कार्यकारी अतिरिक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्वतंत्रता और क्षेत्राधिकारों को हमने थोड़ा सा विस्तार से देखा। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया। हमने शुरुआत में जाना कि हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को अपनाया। टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, फिर राज्य है, फिर अधीनस्थ न्यायालय, एक पिरामिडिकल पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, राज्य के कानूनों की अगर हम बात करें, इसमें हेड ऑफ द जुडिशरी इन द स्टेट, ये आपका हाई कोर्ट है। शुरुआत के हाई कोर्ट की हमने बात की थी कि सबसे पहले 3 हाई कोर्ट थे आपके 1862 में, कलकत्ता, बम्बई और आपका मद्रास, है ना। 1866 में इलाहाबाद भी आया। फिर हमने संरचना नियुक्ति की बात की, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तीसरा और चौथा न्यायाधीश हमने केस देखा। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट NJAC की हमने बात की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, कार्यकाल, निष्कासन, स्थानांतरण को हमने देखा कौन करेगा, रिमूवल ऑफ द जजेस पर हमने बात की किस आधार पर रिमूव किया जाएगा, क्वेश्चन देखा। कार्यकारी अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की हमने बात की। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को हमने समझा। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है उस पर चर्चा की। साथ ही एक मेंस का क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन को लिखकर आप कमेंट कीजिएगा, जिन बच्चों के आंसर अच्छे होंगे कोशिश करेंगे कि उनको रिप्लाई जो है वह दिया जा सके। उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसके अनुसार न्यायिक शक्ति सहित अन्य सभी शक्तियां आधुनिक संविधान में जवाबदेही के अधीन है और ऐसे में RTI अधिनियम से पूर्णतः खुली छूट या फिर खुले न्याय के मूल सिद्धांत को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। आपको बेसिकली लिखना है कि हमारी न्यायपालिका में जो या फिर कॉलेजियम सिस्टम में जो पारदर्शिता नहीं है वो आखिर क्यों नहीं है, और RTI के कुछ आप मामले लिख दीजिए कि इस RTI के अंतर्गत जो है वह इस जानकारी को नहीं दिया गया क्योंकि उसे संविधान माना या फिर कोर्ट ने उसको गोपनीय माना। आप उसको थोड़ा सा देखिएगा, है ना, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा ढूंढिए।
सो हमने क्षेत्राधिकारों में बात की, प्रारंभिक, रिट, अपीलीय, अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण, न्यायिक समीक्षा और अभिलेख न्यायालय, और इन सभी को हमने समझा, एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों याद करेंगे चीजों को, जब तक याद नहीं करेंगे लंबे समय तक आपको कॉन्सेप्ट्स को, फैक्ट्स को याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।